जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टैक्स का लेक्चर है। डेट है 14 जुलाई 2020 और डे है ट्यूसडे। ठीक है, हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे थे और इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने चैप्टर नंबर 7C स्टार्ट किया था और 7C में हमने डिस्कस किया इंटेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स के साथ साथ अमोर्टाइजेशन कि ये क्या होता है। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की। सेकंड हमने इसमें डिस्कस किया साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। थर्ड हमने डिस्कस कर लिया था प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और फोर्थ हमने इसमें डिस्कस किया था एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। ये हमारे लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज का टॉपिक हमारा है बैड डेट्स। कौन सा टॉपिक है? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि बैड डेट्स से रिलेटेड आपने अकाउंटिंग में दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। एक होते हैं एक्चुअल बैड डेट्स और एक होते हैं प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, एक प्रोविजन की बात करते हैं और एक एक्चुअल बैड डेट्स। जो एक्चुअल बैड डेट्स है, दीज आर एडमिसिबल एक्सपेंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये एडमिसिबल एक्सपेंस होता है एक्चुअल बैड डेट्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसको अलाउ करता है कि एक्चुअल बैड डेट्स आप लेस कर सकते हो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन जो प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स है तो इसके लिए ये अकाउंटिंग का तो एक्सपेंस होता है, लेकिन नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन टैक्स। टैक्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ये इनकम टैक्स में इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, नॉट एडमिसिबल। इसको एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम इनकम टैक्स में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस नहीं करते और हम एक्चुअल बैड डेट्स को क्या करते हैं? लेस करते हैं। ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नो कॉन्सेप्ट। क्लियर जी। अब जो एक्चुअल बैड डेट्स है लॉ कहता है वो तो आप लेस कर सकते हैं। एक्चुअल बैड डेट्स ये तो आपका एक्सपेंस है, लेकिन इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट, ये तो एडमिसिबल एक्सपेंस है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे तब आपको ये अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिस्ट करने की इजाज़त होगी। और वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि ये जो बैड डेट्स का अमाउंट है ये प्रीवियसली इनकम फ्रॉम बिजनेस में इंक्लूडेड हो। इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि ये पहले आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनाया हो इसको, तो तब जाके ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, अदरवाइज ये एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं होगा। ये समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बैड डेट्स के बारे में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय को लोन देता है। फॉर एग्जांपल सीपी ग्रांटेड लोन टू मिस्टर अब्दुर्रहमान। सीपी ने अब्दुर्रहमान को लोन दे दिया
ठीक है, और अब्दुर्रहमान भाग के चला गया, ठीक है, लोन अब्दुर्रहमान ने वापस नहीं किया, तो क्या ये सीपी के लिए बैड डेट्स होंगे या फिर नहीं होंगे? ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के माइंड में जो आंसर आएगा वो आएगा यस के ये सीपी के लिए क्या है, बैड डेट्स। अब इसको हम देखते हैं कि ये बैड डेट्स है या नहीं है। जब सीपी अब्दुर्रहमान को लोन देगा तो सीपी अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगी, सीपी एंट्री करेगी लोन रिसीवेबल टू कैश आर बैंक। इधर बताएं, इस पे अब गौर करें, इस कंडीशन पे कि द अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम पे फोकस। क्या सीपी जब लोन दे रहा था अब्दुर्रहमान को तो उसने ये एंट्री की होगी, रिसीवेबल डेबिट किए होंगे और क्रेडिट किया होगा कैश आर बैंक को। आप खुद से क्वेश्चन पूछे, क्या सीपी ने इधर कोई इनकम रिकॉर्ड किया है? तो इसका आंसर क्या है, नो। तो ये सीपी के लिए बैड डेट्स नहीं है। बैड डेट्स तब होते हैं, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है सेल्स के साथ, रेवेन्यू के साथ, इनकम के साथ। जब ये तीनों चीजों में किसी की रिकॉर्डिंग नहीं है तो उसके अगेंस्ट बैड डेट्स हो ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? तो ये सीपी के लिए बैड डेट्स नहीं है। इसी तरह अगर सीपी अब्दुर्रहमान को एडवांस दे दे, क्या दे दे, एडवांस सैलरी दे दे, और अब्दुर्रहमान एडवांस सैलरी लेके भाग जाए, तो क्या सीपी के लिए बैड डेट्स होंगे? तो इसका आंसर भी होगा नॉट, नो बैड डेट्स। वजह एंट्री पास कर ले, सीपी क्या एंट्री करेगा, एडवांस टू कैश आर बैंक। समझ में आ रही बात? तो इस केस में भी हाँ, अगर सीपी से कोई स्टूडेंट जो है फी पे ना करे फुल सेशन में, तो अब सीपी के लिए ये बैड डेट्स होंगे, यस। अब बैड डेट्स क्योंकि सीपी ने क्या एंट्री की होगी, सीपी ने एंट्री की होगी रिसीवेबल्स टू रेवेन्यू। अब सीपी ने ये अपने सेल्स रिकॉर्ड किए हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड की है, इनकम रिकॉर्ड की। अब अगर सीपी को फीस ना मिले तो सीपी ये क्या रिकॉर्ड करेगा, बैड डेट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्या था कि बैड डेट्स आप तब क्लेम कर सकते हो, तब आप अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिस्ट कर सकते हो जब वो क्या हो, ऑलरेडी इनकम में इंक्लूडेड, ठीक है। सेकंड है, अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को लोन दे, लोन भी बैड डेट्स में नहीं आता, याद रखें। इधर हम वो तो हो गया ना लोन। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स की बात कर रहा है, अगर वो किसी को लोन दे, किसी को भी, टू एनीवन, और उनको वापस ना हो तो उनके लिए बैड डेट्स होंगे। तो इसका आंसर है यस, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिजनेस ही क्या होता है, लोन देके इंटरेस्ट अर्न करना, उनका बिजनेस ही यही होता है। तो उनके लिए ये फिर बैड डेट्स होंगे, ठीक है जी। अगला कंडीशन है बी। ये तो ए के दो सब कंडीशन थे। बी कंडीशन है कि अकाउंट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैड डेट्स आप क्लेम कर रहे हो वो राइट ऑफ किए हो, रिटर्न ऑफ। ये नहीं कि बुक्स में रिटर्न ऑफ नहीं, बुक्स में अभी तक रिसीवेबल्स है, और इधर आप इनकम टैक्स में जो है पहले बुक्स में क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न ऑफ करने पड़ेंगे, इसके बाद फिर आपको क्लेम करने पड़ेंगे। और थर्ड जो है लॉ कहता है देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, रीजनेबल ग्राउंड्स के आप मतलब कंफर्म हो, ये नहीं कि बस पैसे डिले हो गए, आप कंफर्म हो कि मुझे नहीं मिलने, तब आप बैड डेट्स क्लेम करोगे, अदरवाइज आप बैड डेट्स क्लेम नहीं करोगे। और लास्ट कंडीशन है जो नंबर 2 है,
वो ये है कि बेड डेट्स की अमाउंट रिसीवेबल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कि आपने एक स्टूडेंट से, सीपी ने एक स्टूडेंट से फ़ी रिकवर करनी है फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए, और बेड डेट्स वो क्लेम करे 1,10,000। लोग कहते हैं नहीं, जितना फ़ी है, जितने रिसीवेबल्स है, मैक्सिमम आप उतने के बेड डेट्स क्लेम कर सकते हो, उससे ज़्यादा के नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये था बेड डेट्स का कॉन्सेप्ट। अब बेड डेट्स के साथ एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो वो कॉन्सेप्ट है किसका, वो है रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। वो है रिकवरी ऑफ बेड डेट्स का। तो वो हम पढ़ लेते हैं, रिकवरी ऑफ बेड डेट्स, कि आपने बेड डेट्स क्लेम कर लिए, ठीक है, और बाद में आपको वो रिकवर हो जाए। तो रिकवरी ऑफ बेड डेट्स जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिकवरी। ठीक है, 2 टाइप्स रिकवरी की क्या है। पहला टाइप, या तो आपको फुल रिकवरी हो जाए, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये हो गया आपका रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा रिवाइज करें, रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2015 में बेड डेट्स, एक्चुअल बेड डेट्स थे और मुझे एज एन एक्सपेंस अलाउ हो गए। ठीक है, और टैक्स ईयर 2020 में वो कंप्लीट जितने मुझे थे फुल रिकवर्ड हो गए। ठीक है, तो टैक्स ईयर 2020 में ये मेरी इनकम हो जाएगी। इसको कहते हैं रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट याद है कि एक एक्सपेंस आपको अलाउ किया जाए, बाद में वो एक्सपेंस आपको मिल जाए, वापस हो जाए, तो इसको कहते हैं रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर। रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा इनकम होता है। एक होता है पार्शियल रिकवरी। रिकॉप्ड वाला, फुल रिकवरी वाला तो आसान है, एक है पार्शियल रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। ठीक है, पार्शियल रिकवरी ऑफ बेड डेट्स में से थोड़े से टेक्निकलिटीज है, और वो क्या है। पार्शियल रिकवरी ऑफ बेड डेट्स हम पढ़ लेते हैं कि पार्शियल रिकवरी ऑफ बेड डेट्स में टेक्निकल चीज़ें क्या है। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेड डेट्स जो एक्चुअल बेड डेट्स है, जैसे अकाउंटिंग में आप अपने प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हो और आप लेस कर लेते हो, यहाँ पे ये वाला काम नहीं चलता। यहाँ पे आप बेड डेट्स क्लेम करते हो डिपार्टमेंट से। आप कहते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरे ख्याल में इस साल मेरे इतने बेड डेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्लेम किए 1,00,000 रुपए, आपके अंदाजे के मुताबिक कि आपके 1,00,000 बेड डेट्स होंगे। कितने होंगे, 1,00,000। ठीक है, डिपार्टमेंट उस पे अपना सारा वो प्रोसीजर करता है, देखता है, और डिपार्टमेंट साहब को कहता है कि नहीं अब्दुर्रहमान, आपके इस साल जो है बेड डेट्स हमारे अंदाजे के मुताबिक होंगे 80,000। कितने होंगे, 80,000। ये 20,000 जो है ये आपको वापस मिल जाएंगे। तो डिसअलाउड हमें कितने हुए, 20,000। ठीक हो गया। आपको क्वेश्चन में या ये फिगर डायरेक्ट देगा, आपने इस फिगर पे पहुंचना है डिसअलाउड, या फिर ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये आप कैलकुलेट कर लो। जो आपको डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ कर दिए वो कितने कर दिए, 20,000। आपको कहा कि ये 20,000 आपको क्या हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। अब आपको इस साल या अगले साल या 5 साल बाद या 10 साल बाद यही वाले बेड डेट्स रिकवर हुए। बेड डेट्स रिकवर्ड, और जो रिकवरी हुई फॉर एग्जांपल वो हुई
25,000। तो अब फार्मूला यहां से आपने लगाना है, बहुत आसान सा फार्मूला है। देखें, आपने डिसअलाउड का फिगर कैलकुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, और जो आपको रिकवर हो गए ये दो चीजें, तो ये आपको इस तरीके से आ जाएगा या डायरेक्ट दिए होंगे। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना, जो डिसअलाउड है और जो रिकवरी का फिगर है। अगर डिसअलाउड की फिगर कम हो और रिकवरी की फिगर ज्यादा हो तो डिफरेंस कितना आया? 5,000। जितना डिफरेंस आता है ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो। ये आप क्या करोगे? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक हो गए, जो डिफरेंस हो गया। ये आसान सा फार्मूला है। टेक्निकली मैं कोशिश करता हूं आपको समझा दूं, लेकिन टेक्निकली इंशाल्लाह अगर क्लास फिजिकल क्लास आ गई, चले मैं कोशिश करता हूं इंशाल्लाह। इस लेक्चर में ना हुआ, अगले लेक्चर में कोशिश कर लूंगा। ठीक हो गया, ये था। अब दूसरा सेम यही एग्जांपल ले ले। अगर 1 लाख क्लेम किए हो, 80,000 अलाउ किए गए, डिसअलाउ किए गए 20,000, और रिकवरी हो गई उसी साल में, अगले साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल बाद, और जो रिकवरी है वो डिसअलाउड से कम में, फॉर एग्जांपल 15,000 रिकवर हो, तो फिर डिफरेंस कितना है? 15 की जगह 18 कर लेते हैं ताकि फिगर में थोड़ा सा चेंज हो। तो डिफरेंस कितना आया? 2,000। अब ये 2,000 आपका लेस होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये देखें, अगर रिकवरी ज्यादा हो और डिसअलाउड कम हो तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? ऐड होगा। और अगर रिकवरी कम हो और डिसअलाउड ज्यादा हो तो फिर जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? लेस। क्लियर? एक और मैंने आपको कहा था 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर टाइप 1 का क्वेश्चन पूछे, टाइप 1 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि ये होता है कि आप सेल से स्टार्ट करते हैं और आप टैक्सेबल बिजनेस इनकम पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने या तो ऐड करना है बैड डेट्स रिकवर्ड, वो कितना आया था? 5,000। पिछले वाले ये वाला या तो उधर ऐड करना है, या फिर अगर दूसरे वाला केस हो तो बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000। अगर ये वाला हो तो ये लेस करना। ठीक है, ये मैंने बता दिया। बस बैड डेट्स की ट्रीटमेंट इतनी हो। और अगर क्वेश्चन टाइप 2 का हो, टाइप 2 कौन सा? अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो अकाउंटिंग प्रॉफिट से, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो अब आपके 2 किस्म के ट्रीटमेंट आने हैं। पहला, आपने ऐड करना है बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, ठीक है, या फिर लेस करना है। और दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकते हैं। अगर आपको 2 एडजस्टमेंट देते बैड डेट्स के तो ऐड और लेस। बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000। ठीक हो गया। और इसमें आपने दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में, दोनों की बात कर रहा हूं, जो बैड डेट्स रिकवर्ड की पूरी अमाउंट है, पूरी दोनों केसेस में, एक में था, इस केस में था 25,000, वो लेस करना है। वो क्या करना है? लेस करना है। और इस केस में था बैड डेट्स रिकवर्ड 18,000। जो भी केस हो, दोनों केसेस में जो ये वाली अमाउंट होगी ना रिकवर्ड वाली, 18,000 हो या 25,000 हो, ये दोनों केसेस में लेस करना है। अगर आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से।
ये ट्रीटमेंट तो करनी है, लेकिन साथ में एडिशनल ट्रीटमेंट ये करनी है। ये ट्रीटमेंट इस केस में नहीं करनी, इस वाले, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन दिस केस। अगर आपका क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकली जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मैं रिवाइज करूंगा, आपको फिर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला ये एग्जांपल्स कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अगला है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? इंटरेस्ट। न्यूमेरिकली आपसे वो सिर्फ इतना पूछ सकता है कि अगर आप कभी लोन ले फॉर बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, और उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करें, तो ये इंटरेस्ट जो होता है ये आपका एडमिसिबल एक्सपेंस होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। बाकी जो चीज़ें हैं लोन के साथ, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ये लीज रेंटल, ये आगे बताया हुआ है, बस 2-3 इसमें याद कर ले। अगर कभी पूछे आपसे थ्योरेटिकली तो आपको 3 से 4 याद कर ले, ज्यादा नहीं। अगला है एसेट्स टेकन ऑन लीज। जो लीज पे एसेट्स लेते हो आप, किस पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? जिन्होंने रिपोर्टिंग 2 पढ़ा होगा उनको ये लीज की समझ आ रही होगी। लीज का मतलब होता है रेंट पे। आपको लीज से रिलेटेड एसेट से अक्सर दिया होगा डिप्रिसिएशन, दिया होगा इंटरेस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस, इस तरह की चीजें, इनको आपने इग्नोर करना है। इस केस में अगर लीज का एसेट इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स में आपको दे दे, तो आपने ढूंढना है लीज रेंटल्स, ये वाली फिगर आपने ढूंढनी है। ये जो लीज रेंटल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ ये ओनली इन केस ऑफ लीज्ड एसेट, ओनली लीज रेंटल्स आर एडमिसिबल एक्सपेंस। ये क्या है? इनएडमिसिबल। इसके अलावा जितने भी आसान अल्फाज हैं, ये 2 तो मैंने एग्जांपल दे दिए। लीज रेंटल्स के अलावा लीज एसेट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और अगला हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट। चले इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में, आप आज के लिए इंशाल्लाह कल अगले 1-2 मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में जो है ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लॉसेस पढ़ेंगे, और लॉसेस के बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन बताऊंगा। जो बच्चे फिजिकल क्लास में आ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो न्यूमेरिकल मैंने स्टार्ट करने हैं। जो नहीं आ सकते उनके लिए मजबूरी है रिकॉर्डिंग, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि सारे प्रेजेंट हो। वो दिन मैं आपको बताऊंगा, 2 से 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए आपको आना होगा। वो बहुत ज़रूरी क्लास होगी, 2 दिन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम उसमें करेंगे इंशाल्लाह ईद से पहले। ईद के बाद जो है हमारे 20 अगस्त तक हमारे पास टाइम है, तो आपका सिर्फ फिर सेल्स टैक्स रह जाएगा। और सेल्स टैक्स भी इंशाल्लाह मैक्सिमम हफ्ते से 1 हफ्ते का है, वो हम इंशाल्लाह 10 अगस्त तक इंशाल्लाह आपका कोर्स वाइंड अप हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।